इस YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि वैसे छात्र छात्राओं के लिए जो CTET की तैयारी में जुड़े हुए हैं और उनके लिए CDP का पेपर हमारा आए दिन हर एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलता है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपसे बताना चाहते हैं कि आज हम लोग CDP के चौथे पाठ को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है समाजीकरण प्रक्रिया। बाल विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले समाजीकरण की यह प्रक्रिया चौथा पाठ है। CDP से संबंधित नोट्स, CDP से संबंधित जो भी जानकारी आप चाहते हैं, हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमसे अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, या साथ ही साथ हमारे इस YouTube या दिए गए फ़ोन नंबर पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं यदि आपको नोट संबंधी, पढ़ाई संबंधित, जानकारी संबंधित कोई आवश्यकता महसूस हो जो कि आपकी CTET की तैयारी कराने में सहायक होगा, तो आप निश्चित रूप से बेझिझक हमसे बात कर सकते हैं। चलिए, एज यूजुअल आपसे पुनः एक गुजारिश है कि आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं और CTET की तैयारी करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि टॉपिक वाइज सभी बिंदुओं पर आपको नोट्स मिल सकेंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ यह भी कहना चाहते हैं कि शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई जो भी सूचना होगी, खास करके शिक्षक बनने से लेकर के शिक्षक बहाल होने तक की जो भी प्रक्रिया होगी, उस पर हमारा विशेष ध्यान रहता है। इससे रिलेटेड कोई भी विशेष जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके हित की जो भी बातें होगी उसको मैं लेकर अपने इस YouTube चैनल पर सबसे पहले उपस्थित होता हूँ। विशेष ज़्यादा बात को न बढ़ाते हुए अपने काम की बात पर हम लोग आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत तथा समाजीकरण। चलिए, इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि हमारा इस टॉपिक में क्या है। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि समाजीकरण का अर्थ क्या होता है। यह शब्द जो बना है वह एक प्रकार का विशेषण है। समाज से समाजीकरण हो गया है। और समाजीकरण क्या होता है, समाजीकरण किसे कहते हैं, इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। विशेष करके बाल विकास के सिद्धांत पर, अर्थात बच्चे कैसे सामाजिक होते हैं, समाज में आने पर क्या क्या उनके साथ परिवर्तन होते हैं और कैसे वह समाज में अपने आप को एडजस्ट करता है। इन्हीं सब बातों को लेकर के आज का हमारा यह टॉपिक है कि समाज मानव एक सामाजिक प्राणी है। प्रश्न आपको यह आपने अपने पढ़ाई के दौरान भी किया होगा, लगभग 6th, 7th, 8th क्लास में यह टॉपिक था कि मानव क्या है। मानव एक सामाजिक प्राणी। कहा भी गया कि मानव समाज में रहता है और समाज से बाहर दो ही व्यक्ति रह सकते हैं, वह मानव होगा या दानव होगा। अर्थात मानव एक सामाजिक प्राणी। क्यों और कैसे? तो समाज के बिना उसका विकास असंभव है तथा वह समाज की परंपराओं, विचारों, रहन सहन के तरीकों को अपनाता रहता है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपकी इस तैयारी के दौरान कि जहाँ जहाँ आप अंडरलाइन जैसा कुछ देख रहे हैं कि इन शब्दों को, इन वाक्यों को अंडरलाइन किया गया है, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके CTET की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब हम कुछ आपको अंडरलाइन वाली चीज़ दिखाएं तो उस पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि परीक्षा में आपके प्रश्न कैसे बनते हैं, आपको कैसे तैयारी करने हैं और इस तरीके से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान में यदि रखते हैं तो एक ही तरीके का प्रश्न घुमा घुमा करके पूछा जाता है, क्योंकि सिलेबस तो एक ही है और सिलेबस बार बार परिवर्तित नहीं होते हैं, लेकिन प्रश्न बार बार घुमा करके पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। इसलिए अंडरलाइन की गई बातों को आप कृपया ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और उसका जवाब देंगे। प्रश्न है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव क्या है? एक सामाजिक प्राणी। तो कभी कभी आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है सामाजिक प्राणी कौन है, तो उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे, तो आपको उसका उत्तर देना होगा। सामाजिक प्राणी कौन है? तो एक मनुष्य है, मानव है। समाज के बिना उसका विकास असंभव है। तो अर्थात यह हुआ कि मनुष्य का विकास कैसे होता है? समाज में होता है। यहाँ प्रश्न यह बनता है कि मनुष्य का विकास कैसे होता है, मानव का विकास कैसे होता है? तो वह समाज से होता है। अब समाज में कौन कौन सी बातें होती हैं जिससे वह व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है? तो वह समाज की परंपराओं, विचारों, रहन सहन के तरीकों को अपनाता है और इसी से वह व्यक्ति क्या है कि सामाजिक प्राणी बनता है। अगला पॉइंट है कि यदि वह समाज के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताता है तो उसका समुचित विकास नहीं हो सकता है। मनुष्य के समुचित विकास के लिए आवश्यक है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? वह अपने जीवन को समाज में व्यतीत करे, समाज में बिताए। अर्थात यदि वह समाज के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताता है तो उसका सामाजिक विकास संभव नहीं है। चौथा पॉइंट है कि वह समाज की परंपराओं और मान्यताओं को अपनाकर ही सामाजिक बनता है। अर्थात सामाजिक बनने के लिए क्या करना होगा? समाज की परंपराओं और मान्यताओं को अपनाना पड़ता है। अर्थात वह समाज की परंपराओं और मान्यताओं को अपना करके ही सामाजिक बनता है। अगला पॉइंट है कि सामाजिकरण का अभिप्राय सीखने की उस प्रक्रिया से है जो बालक के जन्म के बाद शुरू हो जाता है। जीवन भर सामाजिक गुणों के विकास और उसे व्यवहार में ग्रहण करने में लग जाता है।
सामाजिकरण का अभिप्राय सीखने की उस प्रक्रिया से है जो बालक के जन्म के बाद शुरू हो जाती है और जीवन भर सामाजिक गुणों को सीखने और उसे व्यवहार में ग्रहण करने में लगती है। अगला पॉइंट है, यह एक प्रक्रिया है। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि सामाजिकरण क्या है, एक प्रक्रिया है जो मानव समाज में रह करके सीखता है, अर्थात यह एक प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज के द्वारा सीखता है जो उसके आसपास समाज में दिखता है, अर्थात दिखाई देता है। उसी से व्यक्ति मनुष्य से समाज के प्रति अपनी बातों को, जिम्मेवारियों को सीखता है और समझता है। 7वां पॉइंट है कि यह एक व्यक्ति का सामाजिकरण सामाजिक व्यवहार को सिखाता है। निश्चित रूप से जिस व्यक्ति जिस सामाजिक परिवेश से आते हैं उसी के अनुरूप उसके व्यवहार, उसकी आदतें, उसका परिवेश बनता है और उसी तरीके से जहाँ वह समाज में रहता है उसके अनुरूप वह बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि वह एक व्यक्ति का सामाजिकरण सामाजिक व्यवहार को सीखना है। अगला पॉइंट है कि सामाजिकरण की परिभाषा। कुछ महान विद्वानों ने सामाजिकरण की परिभाषा भी दी है। जॉनसन साहब का कहना है कि सामाजिकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है, अर्थात सामाजिक हम क्यों बनते हैं और सीखने उससे क्या होता है। तो जॉनसन साहब का कहना है कि सामाजिकरण एक प्रकार की सीखना है जिसे सीखने वाले सामाजिक कार्य करने योग्य बनता है। चलिए दूसरे महापुरुष का क्या कहना। हार्टल एंड हार्टल साहब का कहना है कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदर्शों के अनुकूल बनाता है। हार्टल साहब का कहना है, हार्टल एंड हार्टल का, कि मनुष्य क्या है, वह सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने आप को समुदाय के आदर्शों के अनुकूल बनाता है। चलिए तीसरा है, तीसरे महापुरुष है, मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है ग्रीन। ग्रीन साहब का कहना है कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, निजी स्वरूप और व्यक्ति को प्राप्त करता है। फिर से बताता हूँ, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, निज स्वरूप और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। यह कहना है ग्रीन साहब का। चौथा है स्टीवर्ट एवं गिलन साहब के अनुसार क्या कहना है, वह भी एक मनोवैज्ञानिक है। वो क्या कहते हैं, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों और प्रथाओं को ग्रहण करते हैं। फिर से सुनिए, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी संस्कृति के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं प्रथाओं को ग्रहण करता है। यह कहना है स्टीवर्ट और गिलन साहब का। अब आगे बढ़ते हैं। सामाजिक व्यवहार कौन कौन से आते हैं। उम्र के अनुसार, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, उम्र के अनुसार बच्चों में सामाजिकरण परिवर्तन होते हैं। तो वैसे कौन कौन से व्यवहार हैं जो उम्र के साथ बच्चों के अंदर आते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 वर्ष से 6 वर्ष की होती है, उसमें बच्चों के अंदर आने वाले जो व्यवहारिक परिवर्तन है सामाजिक प्राणी बनने के लिए, वह अनुकरण मतलब हम जब दूसरे अपने से बड़े को, अपने से अलग को देख करके सीखते हैं, जिसे हम नहीं जानते रहते हैं और वह हमें आकर्षित करते हैं और हम उसके अनुरूप बनना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुकरण। अनुकरण करता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा 2 वर्ष से 6 वर्ष का जब होता है तो अनुकरण करता है। यही कारण है कि स्कूल में देखते होंगे टीचर आगे आगे पढ़ाते हैं, बच्चे पीछे पीछे उसको दोहराते हैं, अर्थात बच्चे अपने टीचर का नकल करते हैं और बच्चे उसी तरीके से बनना चाहते हैं और शिक्षक भी उसे उसी अनुरूप बनाना चाहता है जैसा वह पढ़ा रहा होता है। यही कारण है कि आगे आगे शिक्षक पढ़ते हैं और बच्चे पीछे पीछे दोहराते हैं, अर्थात अनुकरण करते हैं। उसके बाद है सामाजिक अनुमोदन। सामाजिक अनुमोदन से अभिप्राय यह है कि वैसी बातें, वैसी व्यवहार जो हम समाज में उसको सही मानते हैं, उपयुक्त मानते हैं और उसके अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं और उसे समाज स्वीकार करता है, इसे ही हम सामाजिक अनुमोदन कहते हैं। उसके बाद बारी आती है सहानुभूति। सहानुभूति का अर्थ होता है जब हम किसी के दुख को, दर्द को, परेशानी को देख करके उसको दुख दर्द दूर करने के लिए जब हम उसके प्रति अपने अंदर यह इच्छा प्रकट करते हैं कि उसकी परेशानी दूर हो जाए, तो उसे हम सहानुभूति कहते हैं, अर्थात सिंपैथी भी कहा जाता है। उसके बाद आती है कि प्रानुभूति। पहला तो हमने कहा कि अपने अंदर जो व्यवहार परिवर्तन होता है दूसरे की परेशानियों को देखकर, उसे सहानुभूति, अर्थात उसके साथ हम अपने आप को बांटने का प्रयास करते हैं, तो इसीलिए इसको सहानुभूति कहते हैं। उसके बाद बारी आती है कि प्रानुभूति, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं। परानुभूति, परा अनुभूति, पर यह 2 शब्दों से मिलकर के बना है परा अनुभूति। परा मतलब हो गया दूसरा, दूसरे के दुख को देख करके जो हम एक विश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उसका दुख दूर हो जाए, ठीक है, तो उसे हम परानुभूति या एम्पैथी कहते हैं। सहानुभूति
में हम क्या करते हैं, उसके सहयोगी बन करके उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसे सहानुभूति कहा जाता है। और परानुभूति, हम उसमें सहयोगी नहीं बन करके केवल उसके प्रति विश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, जो भी हैं आप उसकी मदद करें। तो इसे हम कहते हैं परानुभूति। उसके बाद है प्रतिद्वंद्वता, अर्थात कभी कभी बच्चों के अंदर में कंपटीशन का भाव भी पैदा होता है कि हमारे साथ के मित्र हमसे आगे निकल गए। जैसे दौड़ में, ड्राइंग में, अदर कंपटीशन में छोटे छोटे बच्चों के अंदर शुरू से ही प्रतिस्पर्धा पैदा की जाती है, प्रतिद्वंद्वता, जिससे उसके अंदर अपने आगे बढ़ने की जो शक्ति हो, क्षमता हो, उससे वह आगे बढ़ सके। आगे बारी आती है कि आसक्ति, अटैचमेंट। आसक्ति अर्थात बच्चे अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ वह प्रतिदिन खेलता कूदता है, एक लंबे समय तक उसके साथ विद्यालय में रहने के बाद वह उस मित्र के साथ इतना घुल मिल जाता है, या समाज में अपने दोस्तों के साथ जहाँ वह खेलता कूदता रहता है, जैसे उसकी माँ हो गए घर में, पिता हो गए घर में, भाई बहन हो गए घर में, स्कूल में उसके मित्र हो जाते हैं, समाज में उसके मित्र हो जाते हैं जो प्रतिदिन उसके साथ खेलता है, उसका कंपटीशन करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, तो ये सभी उसके मित्र बन जाते हैं। और जब वह उससे दूर होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी आसक्ति बन जाती है और वह रोने लगता है या फिर जाना नहीं चाहता है। तो इसे ही हम आसक्ति कहते हैं। मित्रता, मित्रता उसे कहा जाता है जिससे कि हमारा मन मिलता है, उसे मित्रता कहते हैं। कहा गया मित्रता, मित्रता का अर्थ होता है मन जिससे आपका मिल जाए वह मित्रता कहलाता है, अर्थात वह मित्र कहलाता है। तो जहाँ हम समाज में रहते हैं, हमारे मन के अनुरूप दूसरे हमारे साथ जुड़ते हैं, और उसके मन के अनुरूप हम यदि उनके साथ जुड़ते हैं, तो जहाँ मन से मन की बात होती है वहाँ मित्रता का निर्माण होता है और हम एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। तो इससे बच्चे भी सीखते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में जो बच्चे हैं उसके अंदर मित्रता का भाव। आक्रामकता, आक्रामकता से अभिप्राय है कि बच्चे कभी कभी गुस्से में आ जाते हैं। उसके मनोनुरूप यदि किसी ने उसके घर में या उसके परिवार में, उसके समाज में, अर्थात उसके बच्चों का जो एक वर्ग होता है, उसमें यदि कोई दोस्त उसके साथ उसके अनुरूप काम नहीं करता है तो उसके साथ वह झगड़ने लगता है, गाली देता है और दुर्व्यवहार भी करने लगता है। तो इस तरीके की व्यवस्था में उसे क्या है, हम आक्रामकता कहते हैं। अहम भाव, अहम भाव से अभिप्राय है अहम अर्थात घमंड। कुछ बच्चों के अंदर यह भी ध्यान देखा जाता है कि समाज के यदि उसके ऐसे मित्र हैं जिसके पास उस सुविधा की कमी है या उसे ज्ञान की कमी है, परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिससे कि सुविधाएं भी पर्याप्त हैं, उसके पास ज्ञान भी अधिक है, तो उसके मन में यह भावना आ जाती है कि नहीं, वह हमसे गरीब तबके का बच्चा है, वह हमारे बराबर बैठने के लायक नहीं है। वह उसके हे दृष्टि से देखता है और उससे दूरी बनाने लगता है। उसको कभी कभी शब्द का प्रयोग, इतना दुर्व्यवहार का भी प्रयोग कर देता है। यह दिखाता है, दर्शाता है कि उस बच्चे के अंदर एक अहम की भावना है, जो उस बच्चे से अपने आप को सीनियर, श्रेष्ठ और दूरी बना करके रखने वाला बनाने चाहता है। इसलिए अहम भाव कहते हैं। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह मतलब होता है जो पहले से किसी कार्य के प्रति एक मन में एक भावना बनी होती है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी कार्य करने से पहले बहुत सारी मान्यताओं को लेकर के चलते हैं। जैसे एक छोटी सी बात है, यदि कोई बच्चा या कोई बड़ा व्यक्ति बाहर निकल रहा होता है और रास्ते में यदि बिल्ली रास्ता काट देती है, बिल्ली रास्ता अगर निकल जाती है उनको क्रॉस करके, तो हमारे दिमाग में यह लगता है कि शायद हमारा यात्रा खराब हो जाएगा या फिर हमें कोई परेशानी आ सकती है, या क्या है, पूर्वाग्रह। जबकि वह भी एक मवेशी है और हम एक पशु हैं। ऐसा न कहीं लिखा है, न ऐसा किसी ने देखा है, लेकिन हमारे दिमाग में पहले से हमारे पूर्वजों ने या हमारे समाज के कुछ वर्गों ने, हमारे समाज के कुछ मित्रों ने, समाज के कुछ वर्गों ने ऐसा हमारे ध्यान में बना दिया है कि इस तरीके का यदि बिल्ली रास्ता काट दे या कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाए तो हम क्या है कि उसके लिए बिना मतलब के बेवजह के परेशान हो जाते हैं। ये सब क्या है, पूर्वाग्रह से जुड़े हुए शब्द हैं जिन्हें आपको मैं समझाना चाह रहा था। अब आगे आती है बात कि पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था। अब बच्चे की उम्र जो है वह 6 वर्ष से 12 वर्ष की हो जाती है, अर्थात बच्चे का क्लास 1 से ऊपर लेकर के बच्चा बढ़ने लगता है। 6-7 तक की क्लास में जब पहुंचता है तो सामाजिक अनुमोदन से अभिप्राय है कि उसके अंदर जो व्यवहारिक चेंज होने लगते हैं स्कूल में या समाज में या परिवार के अंदर जो आने से, रहने से उसे वह समाज एक्सेप्ट करने लगता है, उसे हम सामाजिक अनुमोदन कहते हैं। प्रतिस्पर्धा पर भी बात हो चुकी है कि अपने मित्रों के साथ वह अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, कार्य में आगे बढ़ने के लिए जो प्रतिद्वंद्विता करता है उसे हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व का अर्थ होता है जिम्मेदारी। बच्चे यहाँ पर अब जिम्मेदार भी होने लगते हैं, अर्थात उसे जो कोई जिम्मेवारी, काम, दायित्व दिया जाता है उसे बहुत बखूबी वह चाहता है पूरा करने के लिए और उसके लिए वह प्रयास भी करता है, तत्पर भी रहता है। तो इस तरीके के जो काम होते हैं उसे उत्तरदायित्व के श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद है सामाजिक कुशलता। सामाजिक कुशलता से अभिप्राय है समाज में रहने का जो
हमारा एक जिम्मेवारी बनता है कि हम जहाँ रहते हैं समाज में कुशल व्यक्ति की तरह, कुशल नागरिक की तरह रहें, जिससे हमारे साथ में रहने वाले मित्रों को, हमारे साथ में रहने वाले जो सहयोगी हैं, हमसे सीनियर जूनियर, घर से बाहर से सभी को क्या हो कि कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके की भावना के साथ रहने वाले जो हमारे बात व्यवहार होते हैं उसे हम सामाजिक कुशलता कहते हैं। तथा खेल की भावना, खेल की भावना से अभिप्राय यहाँ यह है कि बच्चे का विकास तभी हो सकेगा जब पढ़ाई के साथ साथ उसका खेल कूद भी होना आवश्यक है। और खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, न कि दुष्टता की भावना से। खेल की भावना से अभिप्राय यह है कि खेल में प्रतिस्पर्धा जब होती है तो कोई ना कोई खिलाड़ी उसमें जीतेगा, या तो आप जीतते हैं या आपका विपक्षी जीतता है। और उसे जब आप गलत सेंस में ले लेते हैं, गलत अर्थ में ले लेते हैं, तो वहाँ पर उनके अंदर में दुर्व्यवहार पैदा होने लगता है और उसका प्रभाव सही नहीं रहता। खेल का अर्थ खेल होना चाहिए, ना कि वहाँ पर दुष्टता होनी चाहिए। इसलिए खेल की भावना को खेल की तरह रखना चाहिए। उसके बाद है किशोरावस्था। 14 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। इसमें अन्य अवस्थाओं की तुलना में कुछ विशेष परिवर्तन होते हैं, जैसे दोस्तों का प्रभाव। इस उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा दोस्त बनाने लगते हैं। शरीर में होने वाले जो हार्मोनल चेंज होते हैं उसके आधार पर उसके अंदर जो परिवर्तन आता है उसके अनुसार दोस्त बनाने लगते हैं। दोस्त का व्यवहार के अनुसार वह भी अपने आप को ढालने लगते हैं। और इस तरीके से क्या है कि उसके अंदर एक नई सोच विकसित होने लगती है, जो हम सभी उनके 12 साल 13 साल की उम्र तक हम लोगों ने उनके अंदर इस तरीके का व्यवहार नहीं देखा था। परंतु हार्मोनल चेंज होने के कारण शरीर में वह क्या है कि दोस्तों के साथ जब मिलते जुलते हैं तो उनके अंदर जो भाव पैदा होता है वह एक नए तरीके का देखने को मिलता है, जिसे हम नई सोच के रूप में देखते हैं। जैसा कि हम उम्मीद करते हैं उससे परे बच्चों की सोच हो जाती है, नई जनरेशन की सोच हो जाती है, और इससे माता पिता तथा बच्चों में काफ़ी समस्या पैदा होती है दोनों के लिए। अगला पॉइंट है कि नए सामाजिक समूह। निश्चित रूप से जब बच्चा 14 से 18 साल का होता है और उसकी सोच जब विकसित होने लगती है तो वह अपने लाइक माइंडेड मित्रों को, लाइक माइंडेड समाज के सदस्यों को, चाहे वह स्कूल का हो या समाज का हो, उसे वह खोजने लगता है। अच्छा माहौल मिलता है तो आगे जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और गलत संगति में पड़ जाता है तो वह अपने साथ साथ समाज का, परिवार का, सबका जो है कि विनाश करने लगता है। नए सामाजिक समूह बनने लगते हैं। इसलिए हमें उस उम्र में बच्चों के विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता बनती है। अगला है विरोधात्मक प्रवृत्ति तीव्र हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा कि इस उम्र में 14 से 18 वर्ष के अंतर्गत बच्चों का जब विकास होते रहता है तो वैसी परिस्थिति में बच्चे अपना जो एक नया सामाजिक समूह बना रहे होते हैं, यदि किसी कारण उसमें कमी है तो माता पिता, शिक्षक या समाज के ऐसे सदस्य जब उन्हें रोकते हैं या रोकने का प्रयास करते हैं तो उनके उस समय जो परिवर्तन हो रहे हैं, हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, उसमें लगता है कि उसमें बाधा पहुंच रही है। उनके जो समाज के बड़े लोग हैं उनको जब रोकते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है और उनका वह विरोध करने लगते हैं। और ऐसा विरोध करने की जो प्रवृत्ति होती है उसके अंदर गलत भावना विकसित हो जाती है, और वह अपने माता पिता तथा समाज के जो अन्य वर्ग है जो उनकी गलत आदतों, गलत प्रवृत्तियों के कारण उनका विरोध करते हैं, वह उनके दुश्मन बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 14 वर्ष से 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उसके अंदर जो भावना विकसित होती है बहुत ही सही नहीं होती है। उसमें एक मित्र की तरह उनके अभिभावक को व्यवहार करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि समाजीकरण क्या है, समाजीकरण कैसे होता है, अर्थ क्या है, अवधारणा क्या है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यह समाजीकरण की प्रक्रिया होती कैसे है, किसे हम समाजीकरण कहेंगे, या समाजीकरण कैसे बच्चों के अंदर विकसित होने चाहिए। तो जब बच्चा जन्म लेता है ना ही वह सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। निश्चित रूप से जब बच्चा जन्म लेता है उसे समाज के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, घर के अंदर जो अन्य सदस्य उनके साथ उनका संबंध बनता है, और फिर जब सब घर से बाहर निकलता है समाज में, तो वह उस समय फिर एक नए संबंध के साथ जुड़ जाता है, अर्थात उसके अन्य सदस्यों के साथ जो उसके एक पहचान बनती है उसके अनुरूप ही वह व्यवहार भी करता है। जब बच्चा जन्म लेता है ना ही वह सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक। अगला पॉइंट कहा गया है, बच्चा जब इस संसार में आता है तो वह इस समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं से अज्ञान होता है, परंतु जन्म लेते ही उसमें सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है। अर्थात जिस परिवार में जन्म लेगा, जिस वंश में जन्म लेगा, जिस खानदान में जन्म लेगा, जिस धर्म में, जिस राज्य में, वहाँ के अनुरूप उसके क्या होते हैं कि जन्म लेने के साथ ही सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ने लगता है। अर्थात उसका जन्म होता है, उसके संस्कार दिए जाते हैं, उसका माहौल दिया जाता है, तो वह क्या होता है, जन्म लेने के बाद उसके सामाजिक वातावरण प्रभाव पड़ने लगते हैं। अगला पॉइंट है कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे वातावरण का प्रभाव भी पड़ने लगता है। अगला पॉइंट है कि जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह एक सामाजिक प्राणी बनना शुरू कर देता है।
फिर से क्या होता है, तो इस प्रकार वह सामाजिक रीति रिवाज और परंपराओं आदि का परिपक्व हो जाता है। यह जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर समाजीकरण की व्यवस्था को विकसित करती है। इसलिए कहा गया है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के तहत उसका विकास होता है। अब आ गई हमारे समाजीकरण की अवधारणा। समाजीकरण की अवधारणा क्या कहता है, यह भी ध्यान देते हैं। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे समाजीकरण 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 क्या है, तो पुनः आपको एक बार से यह समझाया जा रहा है कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाती है। इसके अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। इन सभी के परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। क्या है, तो सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। अगला पॉइंट है कि जिन पद्धतियों व तरीकों के द्वारा बालक का समाजीकरण होता है वह समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। हम लोगों को यहाँ पढ़ना क्या है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में हम लोगों ने जो देखा यहाँ कि जिन पद्धतियों व तरीकों के द्वारा बालक का समाजीकरण होता है वह समाजीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। अब बात आती है कि यह समाजीकरण की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। एक को कहा जाता है समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रिया और दूसरे को कहा जाता है समाजीकरण की गौण प्रक्रिया। अब समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रिया तथा समाजीकरण की गौण प्रक्रिया में क्या क्या आते हैं, इसके कौन कौन से मुख्य भाग हैं, इस पर हम लोग विशेष चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि सीडीपी का यह चौथा पाठ जो आपको आज पढ़ाया गया है समाजीकरण की प्रक्रिया, निश्चित रूप से आपको यह उपयोगी होगी आपके सीटीटी की तैयारी के लिए। यदि आप बीएड और डीएलएड तथा एमएड के स्टूडेंट हैं तो वहाँ भी यह नोट्स आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा और आप इसका उपयोग अधिक से अधिक करके अपनी जो पढ़ाई की प्रक्रिया है उसे पूरी करें। अगले एपिसोड में आप हमारे साथ निश्चित होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का यह टॉपिक समाप्त करता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि आप हमारे टॉपिक से जुड़े रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर तथा कमेंट्स करें, जिससे कि इसी तरह हम और नए टॉपिक को आपके लिए मेहनत के साथ तन्मयता के साथ बना करके लेकर के आएँ। आप जो देख रहे हैं यहाँ हमारा नोट्स या हाथ से बनाया गया है, मेहनत करके बहुत शोध करके निकाला गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपके कंपटीशन सीटीईटी या अन्य जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें यह काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात अगले एपिसोड में अच्छे माहौल में होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा देश के विकास में अपना योगदान देते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।